मैं बार बार कहता हूं कि भारत के सवर्णों को दलित होने का एहसास अंग्रेजों के आने के बाद ही हुआ, नीच होने का एहसास। मध्यकाल के अगर तुम संतों को पढ़ो, दादू, कबीर, रैदास, सब जाति प्रथा के खिलाफ बोल रहे, जो ये उच्च नीच का भाव था उसके खिलाफ बोल रहे थे। कबीर कहते हैं ना, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे यार तुम एक बात बताओ, तुम हॉस्पिटल में जब रहते हो और तुम्हें खून की जरूरत है, तब तो तुम जाति और धर्म नहीं देखते। वहां भी देखो ना, मर जाओ पर दूसरे जात की खून मत लो, दूसरे जात का प्लेटलेट मत लो। जो मरते वक्त भी जाति और धर्म माने, उसको तो मैं सच्चा जातिवादी मानूं, सच्चा धर्मवादी मानूं। अब मर रहे हो तो किसी भी धर्म का खून ले लोगे, मर रहे हो तो किसी भी जाति का प्लेटलेट ले लोगे, मर रहे हो तो किसी भी किडनी ले लोगे। ये जो इंसान का दोहरा चरित्र है ना, यही उसे परेशान करता है। जय हिंद फ्रेंड्स, है ना। दूसरा कानून आया 1891 में, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट। ठीक 10 साल बाद 1891 सभी मजदूरों को वीक हॉलिडे, सभी मजदूरों को, ऑल वर्कर्स, सभी मजदूरों को वीकली हॉलिडे। पहला लेकर आए ना भाई, पहला लेकर आए बच्चों के लिए, तो लगा कि भाई मानवतावादी, देखो बच्चों की बात है यार, देखो बच्चों के लिए किया है। तो अब दूसरे में सभी मजदूरों के लिए वीकली हॉलिडे। वुमन कितने घंटे काम करेगी? 11 घंटे। और चिल्ड्रंस 7 घंटे। पहले कितने था? 9 घंटे। तो वीकली हॉलिडे सारे मजदूरों के लिए, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी। और वर्किंग आवर्स, औरत करेगी 11 घंटा और बच्चे करेंगे 7 घंटा। पहले 9 था, अब 7। लेकिन 20th सेंचुरी में ट्रेड यूनियंस बनने लगे। 20th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी घटना घटी, रशियन रेवोल्यूशन। बहुत बड़ी रशियन रेवोल्यूशन 1917, बहुत बड़ी घटना घटी, रशियन रेवोल्यूशन। दुनिया के इतिहास में पहली बार शासन किसके हाथ में आया? मजदूरों और किसानों के हाथ में। पहली बार दुनिया के इतिहास में पहली बार शासन आया मजदूरों और किसानों के हाथ में। तो अब तो कानून बनेंगे मजदूरों और किसानों के लिए, जागरूकता बढ़ेगी। तो तुम देखोगे ट्रेड यूनियंस, ट्वेंटी सेंचुरी में। एक बात और बता दूं, ये जितने भी कानून बने थे, ये फर्स्ट फैक्ट्री लॉ, दूसरा फैक्ट्री लॉ, ये सिर्फ भारतीय, ये ब्रिटिश उद्योगपतियों पे नहीं लगते थे। ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट और यूरोपियन कह सकते हो, तो ब्रिटिश और यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट, प्लांटर्स, स्पेशली टी प्लांटर्स, ये कोई कानून उनके ऊपर नहीं लगते थे, ये सिर्फ भारतीयों पे। दीज एक्ट्स वर ओनली फॉर इंडियंस। ये जितने भी श्रम कानून लागू किए गए, ये ब्रिटिश और यूरोपियन पे नहीं लागू किए गए, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस पे लागू किए गए। और चाय बागानों की जो कहानियां रही, मतलब आप नॉवेल पढ़ो, इंडिगो प्लांटेशन की कहानियां, नील दर्पण, आप रोने लगोगे। कुछ नॉवेल्स आप पढ़ोगे ना, जैसे एक नॉवेल है दिव्या,
प्री मॉडर्न इंडिया में औरतों की दशा, दिव्या, नील दर्पण, मजदूर और किसानों की दशा। मतलब आप रोने लगोगे कि यार इतना शोषण। कहानी क्या है? किसी मुद्दे को, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी दर्शन को सरल कर देना, यह कहानी है। कहानी सिर्फ, चूंकि कहानी बड़ी प्यारी चीज होती है, कहानी किसी भी मुद्दे को सरल कर देना। जैसे दिव्या नॉवेल है यशपाल की। अब अगर तुम्हें प्री मॉडर्न इंडिया में औरतों की स्थिति जाननी है, तुम दिव्या पढ़ लो। जैसे गोली, आचार्य चतुर सेन की बड़ी प्यारी किताब, कि राजाओं के हरम में क्या होता था, रोने लगोगे। जैसे प्रेमचंद की गोदान, इसमें कैरेक्टर है होरी। भारत के किसानों की क्या दशा थी ये। तुम यार नॉवेल पढ़ते हो काली घाटी की चुड़ैल, कातिल हसीना, आवारा आशिक, और फिर सोचते हो कि तुम्हारा दिमाग विकसित हो जाए। साहित्य क्या समझते हो? साहित्य बहुत बड़ी चीज है। लिटरेचर, लिटरेचर पढ़ा करो। पार्टीशन के बारे में जानना चाहते हो, पढ़ लो ट्रेन टू पाकिस्तान। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में जानना चाहते हो, पढ़ लो मदर। है? तो ये श्रम संबंधी जो कानून बने थे, ये ब्रिटिश या यूरोपियन उद्योगपतियों के लिए नहीं थे। उनके प्लांटों, जो ब्रिटिश यूरोपियन प्लांटर्स थे, जो ब्रिटिश यूरोपियन इंडस्ट्री, उनके लिए नहीं थे। और खासकर सबसे बुरी हालत थी चाय के बागानों में। वहां पे तो कानून बनाए जाते थे मजदूरों के शोषण के लिए। लेकिन फिर 20वीं शताब्दी में रशियन रेवोल्यूशन हुआ और ट्रेड यूनियंस बने, और ट्रेड यूनियंस बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत की आजादी में, है ना। तो लेबर लॉस। अगली हेडिंग, प्रेस पे प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस। एक दो दिन में मैं वो पॉलिटी वाले कोर्स की व्यवस्था कर दूंगा, जिससे आपका एक पैरेलल 1-1.5 घंटे की क्लास पॉलिटी की चलती रहे और मैं बीच बीच में लेता रहूंगा। तो एक आपका कोर्स खत्म होता रहेगा पॉलिटी वाला। है ना। प्रेस, अब प्रेस क्या है? तीसरी आंख, थर्ड आई। किसके लिए? सरकार के लिए और जनता के लिए। सरकार कोई नीति बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी, तो उसे जनता को बताना है कि यह पॉलिसी क्या है। तो किसके थ्रू बताएगी? प्रेस के थ्रू बताएगी। और जनता को अपना अगर प्रतिक्रिया बतानी है कि वो खुशी है कि दुखी है, तो वो किसके थ्रू बताएगी? प्रेस के थ्रू बताएगी। सरकार को अगर अपनी नीति के बारे में बताना है तो किसके थ्रू बताएगी? प्रेस के थ्रू बताएगी। और जनता को अगर अपनी प्रतिक्रिया बतानी है तो किसके थ्रू बताएगी? प्रेस के थ्रू बताएगी। तो प्रेस है थर्ड आई।
आज वाली प्रेस नहीं। जो डिबेट डिस्कशन टीवियों पे चल रहे हैं, सिर्फ मंदिर मस्जिद, कुछ चल ही नहीं रहा, रिलीजन कास्ट। तुम कोई भी चैनल उठा के देख लो, एकदम क्लियर है कि देश की जनता का मानसिक स्थिति कैसी करनी है। मंदिर मस्जिद धर्म जाति, इसके सिवा डिबेट ही नहीं हो रहा है। अच्छा, मेजॉरिटी देख रही है तो उसका मन वैसा बनता चला जा रहा है। अब चूंकि विलियम बेंटिक, उसने बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे, तो चार्ल्स मेटकाफ, विलियम बेंटिक, तुम देखोगे जब भी किसी गवर्नर जनरल ने या वॉइसरॉय ने अच्छा काम किया तो उसने प्रेस में प्रतिबंध हटा लिया। रिपन, इन सब ने प्रेस पे प्रतिबंध हटा लिया, सब ने। अब भाई अच्छे काम कर रहे हैं ना, विलियम बेंटिक इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है, और जब जब सरकार ने दमन किया तो प्रेस पे प्रतिबंध लग गया। लिट्टन ने प्रतिबंध लगा दिया। मिंटो, जब जब सरकार ने वेलफेयर किया, प्रेस को छोड़ दिया कि जाओ भजन गाओ, और जब जब सरकार ने दमन किया, प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया। लिट्टन, प्रेस एक्ट। तो यह रही प्रेस की स्थिति। अगली हेडिंग, रेशियल एंटागोनिज्म। जातीय, रेशियल, नस्लीय शत्रुता। मैं बार बार कहता हूं कि भारत के सवर्णों को दलित होने का एहसास अंग्रेजों के आने के बाद ही हुआ, नीच होने का एहसास। मध्यकाल के अगर तुम संतों को पढ़ो, दादू कबीर रैदास, सब जाति प्रथा के खिलाफ बोल रहे, जो ये उच्च नीच का भाव था उसके खिलाफ बोल रहे थे। कबीर कहते ना, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। अरे यार तुम्हें क्या बताओ, तुम हॉस्पिटल में जब रहते हो और तुम्हें खून की जरूरत है, तब तो तुम जाति और धर्म नहीं देखते। वहां भी देखो ना, मर जाओ पर दूसरे जात की खून मत लो, दूसरे जात का प्लेटलेट मत लो। जो मरते वक्त भी जाति और धर्म माने, उसको तो मैं सच्चा जातिवादी मानूं, सच्चा धर्मवादी मानूं। अब मर रहे हो तो किसी भी धर्म का खून ले लोगे, मर रहे हो तो किसी भी जाति का प्लेटलेट ले लोगे, मर रहे हो तो किसी भी किडनी ले लोगे। ये जो इंसान का दोहरा चरित्र है ना, यही उसे परेशान करता है। Indians and dogs are not allowed. Indians and dogs are not allowed. ये नारा था अंग्रेजों का। और भय बिन हो, जब शोषण करना है तो भय बनाकर रखना है, ये नियम है। जब शोषण करना है तो भय बनाकर, भय और दूरी दोनों। जब शोषण करना है तो भय और दूरी दोनों बनाकर रखना है।
अंडरवर्ल्ड किस पे चलता है? भय पे ही चलता है। शासन किस पे चलता है? भय पे ही तो चलता है। जो आप डीएम से मिलने आते हो, प्रोटोकॉल की बात होती है, बहुत जरूरी चीज होती है। कभी आपको लगता होगा प्रोटोकॉल गलत बात है, एकदम सही चीज है। भगवान इसीलिए आपका विशेष है क्योंकि वो आपको मिलता नहीं। जिस दिन भगवान सबके लिए अवेलेबल हो जाए, गॉड, जिस दिन गॉड सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, उस दिन गॉड की महत्व खत्म, माइनस। पानी फ्री था, देखो क्या किया लोगों ने पानी के साथ। हवा फ्री थी, देखो क्या किया लोगों ने हवा के साथ। जो जो चीज फ्री थी, लोगों ने उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया। जब तक पानी फ्री था, लोग पानी इतना लुटाते थे, फेंकते थे। विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है? लेट एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। भारत, इंडिया की विदेश नीति का आधारभूत नियम क्या है? लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हमने अपने पड़ोसियों पर कभी हमला नहीं किया। क्यों? हमारे पड़ोसी दरवाजे हमारी समृद्धि का। श्रीलंका का रास्ता जाता है साउथ ईस्ट एशिया, अफगानिस्तान का रास्ता जाता है सिल्क रूट, बर्मा का रास्ता जाता है इंडो चाइना। हमारे जो पड़ोसी है ना, वो हमारी समृद्धि का रास्ता है। ऐसे देखो, श्रीलंका, अब श्रीलंका हमारे लिए रास्ता, दरवाजा है कहां जाने का? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। अब बर्मा हमारे लिए दरवाजा है कहां जाने का? इंडो चाइना। अब नेपाल हमारे लिए दरवाजा है कहां जाने का? चाइना। अफगानिस्तान हमारा दरवाजा है कहां जाने का? सिल्क रूट। ये सब हमारे दरवाजे हैं, ये सब हमारे दरवाजे हैं। डोर्स, डोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो जो आपकी समृद्धि का दरवाजा है, उसको आप तोड़ डालोगे। प्लस इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन खतरनाक है। ये दो कारण है, दो कारण हमारी इस पॉलिसी का, लिव एंड लेट लिव। पहला कारण कि हमारे समृद्धि का दरवाजा है। आपको साउथ ईस्ट एशिया जाना, आप श्रीलंका के रास्ते जाएंगे। आपको इंडो चाइना, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम जाना है तो आप बर्मा के दरवाजे से जाएंगे। आपको चीन जाना है, आप नेपाल के दरवाजे से जाएंगे। आपको सिल्क रूट ईरान जाना है, आप अफगानिस्तान के दरवाजे से जाएंगे। और फिर इनकी भौगोलिक दशा बड़ी खतरनाक है। प्लेन का आदमी वहां जल्दी लड़ ही नहीं सकता। लेकिन अंग्रेजों ने इस नीति को पलट के कर दिया वॉर एंड एक्सपेंशन, युद्ध और विस्तार। क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्यों? 3 कंट्री कल पढ़ेंगे, नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान। तो आप सारे लोग पढ़ते रहिए, लाभ उठाते रहिए, सीखते रहिए, है ना। कल आपसे मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।